हेलो स्टूडेंट्स, देखिए बेटा, कल हम कहाँ चल रहे थे। हमने फर्स्ट लेक्चर्स में डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स की बात की। हमारी यूनिट फर्स्ट चल रही है, ठीक है ना। हाँ, तो बैक क्लास में हमने वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ के बारे में बात की थी कि वीन का विस्थापन नियम क्या है, ठीक है बेटा। हाँ, तो अब हम बात करेंगे वीन का विकिरण नियम, वीन रेडिएशन लॉ। तो देखिए बेटा, वीन रेडिएशन लॉ क्या है, वीन का विकिरण नियम क्या है। तो वीन ने क्या बोला, देखो बेटा, सन 1896 ईस्वी में 1896 के अंदर की बात है। तो वीन ने थर्मोडायनेमिकल यानी जो भी प्रॉपर्टीज हैं, ऊष्मा गतिकी जो नियम है उनको आधार मानते हुए, ऊष्मा गतिकी को आधार मानते हुए अपना कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र, जो कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो कर्व निकाले, स्पेक्ट्रम निकाले, उनके लिए एक जनरल लॉ दिया, एक सामान्य नियम दिया, जिसे ही हम वीन का रेडिएशन लॉ कहते हैं, वीन का विकिरण नियम कहते हैं, ठीक है बेटा। तो वीन का विकिरण नियम कहता क्या है तो हम कहते हैं बेटा, इस नियम के अनुसार एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप कैपिटल टी पर स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता कृष्णिका की स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा टी तथा तरंग दैर्ध्य लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा के मध्य एक संबंध दिया, एक रिलेशन दिया। और वो रिलेशन क्या है बेटा, वो रिलेशन है ई लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू ए अपॉन लैम्डा की पावर 5 फंक्शन ऑफ लैम्डा टी डॉट डी लैम्डा, इक्वेशन नंबर 1। तो देखो बेटा इस नियम के अकॉर्डिंग हम क्या बोलते हैं कि एक सर्टेन टेम्परेचर कैपिटल टी पर जो ब्लैक बॉडी है उसकी स्पेक्ट्रम में इमिशन पावर जो है ई लैम्डा टी और वेवलेंथ लैम्डा तथा लैम्डा प्लस डी लैम्डा के बिटवीन एक रिलेशन दिया। और वो रिलेशन है बेटा ये रिलेशन ई लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू कैपिटल ए अपॉन लैम्डा की पावर 5 फंक्शन ऑफ लैम्डा टी डॉट डी लैम्डा, ठीक है बेटा। हाँ, ये रिलेशन है, इसे ही हम वीन का जर्नल लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, वीन का जर्नल लॉ या वीन रेडिएशन लॉ, या हम बोल सकते हैं वीन्स एप्रोक्सीमेशन लॉ, ठीक है ना, वीन का सन्निकट नियम। तो देखो हम जरा बात करते हैं, जो कर्व हमने खींचा था, वीन का जो कर्व हमने खींचा था वो क्या था बेटा, देखो ई लैम्डा स्पेक्ट्रम में इमिशन पावर उत्सर्जन क्षमता और वेवलेंथ के बिटवीन जो कर्व खींचा था वो क्या था, वो ये था बेटा। देखिए जैसे वेवलेंथ को हम इंक्रीज करते हैं, वेवलेंथ को इंक्रीज करने पर ई लैम्डा जो इसकी स्पेक्ट्रम में इमिशन पावर है वो इंक्रीज होती है, मैक्सिमम होती है, और उसके बाद क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है, ठीक है ना। ये जो कर्व था बेटा ये आपका एक्सपेरिमेंटल कर्व था, प्रायोगिक वक्र है। कैसा है बेटा, एक्सपेरिमेंटल वक्र है, प्रायोगिक वक्र, जो कि हमने अपने परिणाम जो निकाले, जो रिजल्ट निकाले, उनके आधार पर बनने वाला कर्व है। और यहां पर टेम्परेचर अप्रॉक्स कितना था बेटा, 2000 केल्विन। तो देखो बेटा यहां पर ये इसकी स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता, स्पेक्ट्रम इमिशन पावर है जो मैक्सिमम है, और मैंने क्या बोला, ई लैम्डा एम इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी की पावर 5, ठीक है ना। टेम्परेचर की 5th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और यहां पर इसका जो वैल्यू है ये क्या है आपका, लैम्डा मैक्स है। क्या है बेटा, लैम्डा मैक्स। लैम्डा मैक्स पर इसकी स्पेक्ट्रम इमिशन पावर भी क्या होती है, मैक्सिमम होती है जी। तो देखो बेटा, अब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं। टेम्परेचर चेंज करने पर इसके अलग अलग कर्व हमें दिखाई देते हैं, जो कि कर्व कैसे होते हैं बेटा, कंटिन्यूस कर्व होते हैं। मैंने आपको बोला 750, ठीक है, 1750 केल्विन, ये आपका 1500 केल्विन, ठीक है, ये आपका 1000 केल्विन, ठीक बेटा। हाँ, यहां पर हमने क्या देखा कि पर कर्व के बिटवीन जो चेंज है, इसे ही क्या बोलता हूं मैं बेटा, डी लैम्डा। क्या बोलता हूं, डी लैम्डा। अगर मैं बोलूं स्पेक्ट्रम इमिशन पावर और डी लैम्डा जो ये है, इनके बिटवीन ये डी लैम्डा, ये आपका हम ये बोल सकते हैं बेटा एक एलिमेंट है, एक वेवलेंथ है, ओनली एक वेवलेंथ है जिसका एलिमेंट कितना है, डी लैम्डा है। यानी वेवलेंथ का शिफ्ट है ये। क्या है बेटा, वेवलेंथ का शिफ्ट है। तरंग दैर्ध्य विस्थापन बोलते हैं इसे, यूनिटी के लिए है, जिससे मैं डी लैम्डा। अगर मैं इस डी लैम्डा का मल्टीप्लाई इस ई लैम्डा से कर दूं, ठीक है ना, तो क्या प्राप्त होगा बेटा, हमें इस टोटल कर्व का इसके अंतर्गत कितनी इमिशन पावर है, ठीक है ना। हाँ, टोटल निकल जाएगी। तो वही हमने बोला कि ई लैम्डा डॉट डी लैम्डा, ये इसके एनर्जी डेंसिटी को भी रिप्रेजेंट करता है, ऊर्जा घनत्व को। यानी ई लैम्डा का मल्टीप्लाई अगर मैं इस यूनिटी अल्पांश, एकांक अल्पांश यूनिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इस टोटल कर्व की एनर्जी डेंसिटी, ऊर्जा घनत्व प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो ये ऊर्जा घनत्व यानी एनर्जी डेंसिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। और मैंने आपको क्या बोला था बेटा, मैंने बोला था कि यहां पर वेवलेंथ मान लो ये लैम्डा 1, ये लैम्डा 2, ये लैम्डा 3, ये लैम्डा 4। अगर लैम्डा का मल्टीप्लाई इसके टेम्परेचर से करूं, ठीक है ना, तो क्या है बेटा, लैम्डा टी। यानी लैम्डा टी एक वेरिएबल है, ना कि नॉन वेरिएबल। कैसा है बेटा, वेरिएबल, एक चर राशि है। अगर मैं टेम्परेचर को चेंज करूं तो इसके साथ इसकी वेवलेंथ भी चेंज होती है। अगर वेवलेंथ को चेंज करूं तो टेम्परेचर चेंज होता है। मैंने आपको बताया भी था। आप इसका बेटा मैथमेटिकली समझो, ना कि रटो। किसी भी चीज को रटने से ना हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, ठीक है ना। मैंने क्या बोल दिया बेटा, मैंने बोल दिया है कि लैम्डा टी एक वेरिएबल है, एक चर राशि है, ठीक है ना। अगर मैं वेवलेंथ को इंक्रीज करता हूं, ठीक है ना, तो टेम्परेचर कम होता है। क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है। वेवलेंथ को घटाता हूं तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है। आपका कर्व यही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। हाँ, देखिए 1000 केल्विन वेवलेंथ, यहां लैम्डा 4 1000 केल्विन, वेवलेंथ और कम की लैम्डा 3, ठीक है ना। यहां पर देखो टेम्परेचर 1500 केल्विन और वेवलेंथ कम की 1750 केल्विन, यही हमें दिखाई देता है। तो वीन का डिस्प्लेसमेंट लॉ कहता है कि देखिए बेटा, वीन, इसके बाद हम बोलते हैं वीन ने बेटा जो कि कृष्णिका है, जो कि ब्लैक बॉडी है, ठीक है ना, ब्लैक बॉडी की के अकॉर्डिंग स्पेक्ट्रम का डिस्क्राइब किया और इसका स्टडी किया। स्टडी करने के बाद उसने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का जो लॉ है और मैक्सवेल बोल्ट्जमान लॉ है, दोनों का कंपैरिजन किया, जो कि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आपने पढ़ा होगा, ठीक है। दोनों का कंपैरिजन करने के बाद फंक्शन ऑफ एफ लैम्डा टी का वैल्यू उसने कैलकुलेट किया, ठीक है ना। गैसों का अणुगति सिद्धांत और मैक्सवेल ऊर्जा समविभाजन सिद्धांत के आधार पर उसने दोनों का कंपैरिजन करके एफ लैम्डा टी का वैल्यू निकाला। तो देखो बेटा, हम क्या बोल देते हैं, हम बोलते हैं जहां एफ लैम्डा टी का आप बोल सकते हो वेरिएबल यानी चर, लैम्डा टी का एक फंक्शन है, एक फंक्शन यानी फलन है। मैक्सवेल
बोल्ट्जमान और गैसों के अणुगति सिद्धांत, गैसों के अणुगति सिद्धांत की तुलना करने पर एफ लैम्डा टी का जो वैल्यू आया बेटा वो कितना होता है, ई की पावर माइनस ए अपॉन लैम्डा टी, ये होता है, ये फिक्स वैल्यू है। एफ लैम्डा टी इज इक्वल टू ई की पावर माइनस ए अपॉन लैम्डा टी। ठीक है बेटा, हाँ, इसकी ये जो वैल्यू है ये आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, ठीक है ना। हाँ, तो समीकरण 1 में पुट द वैल्यू इस इक्वेशन सेकंड ऑफ इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में पुट कीजिए बेटा, देखो ई लैम्डा डॉट डी लैम्डा बराबर ए अपॉन लैम्डा की पावर 5, ए अपॉन लैम्डा की पावर 5 डॉट एफ लैम्डा टी का वैल्यू कितना, ई की पावर माइनस ए अपॉन लैम्डा टी डॉट डी लैम्डा, ये वैल्यू है। दिस लॉ इज कॉल्ड द वीन्स रेडिएशन लॉ। वीन का विकिरण नियम कहलाता है। इसे आप दे दो इक्वेशन नंबर 3। और ये जो लॉ है ये वेवलेंथ की फॉर्म में है। कैसा है बेटा, तरंग दैर्ध्य के रूप में है। अगर इसे हम फ्रीक्वेंसी के रूप में, आवृत्ति के रूप में परिवर्तित करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है बेटा जी, देखिएगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं क्लियर करने वाला हूं। हाँ, और बेटा कोरोना टाइम में पढ़ते रहो, क्योंकि हर बार कोरोना नहीं होगा और हर बार एग्जाम पोस्टपोन्ड होने वाले नहीं है। ठीक है ना। हाँ, बस थोड़ा सा फर्क यह है, थोड़ा सेशन लेट हो जाएगा। जो फरवरी मार्च का रहता था अब वो मई जून तक हो जाएगा। बस फर्क इतना रहेगा। उतना टाइम हमारे यहाँ भी खराब हो गया और पूरा सिलेबस है, सिलेबस भी पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है ना। और ये भी पता है आपको यूनिवर्सिटी मत्स्य है, ध्यान रखना। अब कोई ना तो कोई जैक लगे ना कोई चेक लगे, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना। हाँ, तो कंटिन्यू आप जो भी नोट्स हैं, जो भी हमारे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के नोट्स हैं वो मैंने ऐप में प्रोवाइड करवा दिए हैं बलवीर सर को। लेकिन जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स में जितने भी स्टूडेंट्स हैं बेटा, उनको आप बोलिए जो भी हैं कि अपनी बी कंटिन्यू, अब क्लास कंटिन्यू रहेंगी। ठीक है ना जी। देखो बेटा, इन फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी, इन फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति के रूप में, और आवृत्ति के रूप में हमें पता है, जानते हो ना, न्यू फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सी अपॉन लैम्डा। ठीक है ना। हाँ, तो लैम्डा का वैल्यू क्या निकला यहां से, लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू। डिफरेंशियल करो इसका, डी लैम्डा इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन न्यू स्क्वायर, और न्यू का डी न्यू। ठीक है जी। अब ये वैल्यू आप इसमें पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, बोलो बेटा। वैल्यू आ जाएगा हमारा ई न्यू डी न्यू इज इक्वल टू, ठीक है बेटा, ए अपॉन लैम्डा। लैम्डा की जगह हम क्या पुट करें, सी अपॉन न्यू। तो सी अपॉन न्यू तो क्या हो जाएगा, सी की पावर 5 और न्यू ऊपर चला जाएगा, न्यू की पावर 5 इंटू, बोलो, ई की पावर माइनस ए अपॉन लैम्डा टी। लैम्डा की जगह फिर से वैल्यू पुट करो, सी अपॉन न्यू, न्यू ऊपर चला जाएगा और टी है ये हमारा। ठीक है बेटा, डॉट डी लैम्डा का वैल्यू पता है कितना है, माइनस सी अपॉन न्यू स्क्वायर
डॉट डी न्यू। ओके बेटा, यस। अब देखिएगा, एक सी से एक सी, न्यू स्क्वायर से 3, ठीक है बेटा। हाँ, तो क्या आया, ई न्यू डी न्यू बराबर ए न्यू क्यूब अपॉन सी की पावर 4 डॉट ई की पावर माइनस, देखो बेटा यहां पर जो ये वैल्यू है ए अपॉन सी, इसको मैं क्या बोल देता हूं, एक कांस्टेंट बी के रूप में लिख देता हूं। तो मैंने क्या बोल दिया, माइनस बी न्यू अपॉन टी डॉट डी न्यू। ठीक है बेटा। हाँ, तो ये वैल्यू है वीन्स रेडिएशन लॉ इन फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति के रूप में। ये आपका वीन का डिस्प्लेसमेंट लॉ है, वीन का रेडिएशन लॉ है, जिसे हम कहते हैं आवृत्ति के रूप में। ये क्या है बेटा, एनर्जी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। किसको, एनर्जी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन बेटा देखो, यहां पर ये जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है कि वेवलेंथ के बढ़ने के साथ आपकी फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, वेवलेंथ के साथ फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कम होता है। इस वजह से ये माइनस साइन यहां दिखाई देता है। ठीक है ना। हाँ, इसमें तो साइन आया ही नहीं माइनस का, ठीक है ना, इसमें तो कोई साइनस है नहीं वेवलेंथ के रूप में। लेकिन जब हमने वेवलेंथ को फ्रीक्वेंसी के रूप में कन्वर्ट किया, तो यहां हमें पता चला कि जो कर्व से भी आप देखो वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, घट रही है। ठीक है ना। तो इसे हम क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा, हटा देते हैं। तो देखो माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है कि तरंग दैर्ध्य के बढ़ने के साथ, तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ के बढ़ने के साथ आवृत्ति का मान घटता है। क्या होता है, आवृत्ति का मान घटता है। आई बात समझ में। तो वीन्स रेडिएशन लॉ, ठीक है ना बेटा, इस पर डिपेंड्स। हम एक दो न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, ठीक है ना। हाँ, न्यूमेरिकल बगैर कुछ भी नहीं है। तो देखो बेटा, न्यूमेरिकल्स की मैं बात करूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। और पर्टिकुलर नोट्स स्टार्ट कर दो बेटा बनाना सभी, बाद में टाइम नहीं मिलेगा बेटा, क्वांटम है ये। और बेटा देखो, क्वांटम सीखना कोई टफ काम नहीं है। अभी तो हमारा डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स चल रहा है। अभी तक हम जब से जन्म लिया है ना, और फिजिक्स जब तक समझ में आई है कि भाई फिजिक्स ये होती है, तब से और आज तक हम ओनली क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, चिरसम्मत भौतिकी, क्लासिकल फिजिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। क्वांटम तो हमने पढ़ी नहीं है, ठीक है ना। आफ्टर 19वीं सेंचुरी के बाद की जो फिजिक्स है वो क्वांटम है। तो मैं बोलता हूं बेटा, क्वांटम मैकेनिक्स इज द रूट ऑफ द फिजिक्स, फिजिक्स की वो जड़ है। ठीक है ना। अगर क्वांटम मैकेनिक्स सीख गए, समझ गए, आगे भविष्य में फिजिक्स लाइन में उतरो, ठीक है ना। हाँ, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप हमसे शेयर करते रहो, बी कंटिन्यू, टच में रहो। अब देखिए बेटा, अपना एक न्यूमेरिकल्स है, उसकी हम बात कर लेते हैं। देखो बेटा, ये बोल रहा है सूर्य और चंद्रमा से, देख लो बेटा, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, सूर्य और चंद्रमा से अधिकतम उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्ध्य, अधिकतम उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्ध्य, विकिरण की तरंग दैर्ध्य कितनी है बेटा, क्रम से आपको दे रखी है 4753 एंगस्ट्रॉम और 14
माइक्रोन 14 माइक्रोन हो तो उनके तापों की तुलना करो, उनके तापों की तुलना करो। ठीक है बेटा, हाँ ये क्वेश्चन है अपना। ये क्या बोलना चाह रहा है कि सन और मून, एक सन है एक मून है, सन और मून से जो इमिट होने वाली मैक्सिमम रेडिएशंस की जो वेवलेंथ है वो दे रखी है आपको। एक ये है और एक ये है। सन की कितनी है बेटा वेवलेंथ, सन की वेवलेंथ कितनी है, सॉल्वेशन में हम बात करेंगे 4753 एंगस्ट्रॉम। और लैम्डा मून की कितनी दे रखी है बेटा, मून की वेवलेंथ कितनी है 14 माइक्रोन, 14 माइक्रोन। कन्वर्ट कीजिए इन्हें एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं 10 टू पावर माइनस 10 मीटर। तो हम बोल सकते हैं बेटा 4753 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 मीटर। ठीक है, और एक माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं 10 टू पावर माइनस 6 मीटर, यानी 14 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 मीटर। मैंने इनकी वेवलेंथ को मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है ना, हाँ ये बोल रहा है कि सन और मून से इमिट होने वाली मैक्सिमम रेडिएशंस की वेवलेंथ आपको दे रखी है और आपसे बोल रहा है उनके टेम्परेचर का कंपैरिजन करो। दोनों के टेम्परेचर का क्या करो बेटा, कंपैरिजन करना है। ठीक है ना, हाँ तो हमें पता है, नाउ वी नो दैट, आ जाओ, नाउ वी नो दैट, नाउ वी नो दैट, हम जानते हैं बेटा, क्या जानते हो, अकॉर्डिंग टू वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, अकॉर्डिंग टू वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, डिस्प्लेसमेंट लॉ, अकॉर्डिंग टू वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वीन का विस्थापन नियम क्या कहता है बताओ बेटा, लैम्डा एम टी इज इक्वल टू बी। बी क्या है, वीन्स कांस्टेंट, क्या है, वीन्स कांस्टेंट। ठीक है ना, लैम्डा एम मैक्सिमम वेवलेंथ, टी क्या है, टेम्परेचर। ठीक है बेटा, हाँ तो हम क्या बोल सकते हैं, देखिए हम कह सकते हैं लैम्डा एम टी सन बराबर लैम्डा एम टी मून इज इक्वल टू बी। क्योंकि बेटा दोनों के लिए बी तो सेम है, तो हम दोनों को क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। तो देखो बेटा टी सन, इसके नीचे ले आओ मून का टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ मून बराबर लैम्डा एम किसकी बेटा, मून की, चंद्रमा की, बटे लैम्डा एम को इधर ले जाओ, लैम्डा एम सन। ठीक है बेटा, अरे बोलिएगा, दोनों के टेम्परेचर का चेंज देखना है हमें कि क्या इनके अंतर्गत फर्क है। टी सन अपॉन टी मून बराबर, बताओ बेटा, सॉरी मॉम लिख गया बेटा, मून। ठीक है ना, तो लैम्डा एम मून कितना है 14 इंटू वैल्यू पुट कर दो 10 टू पावर माइनस 6 अपॉन, ठीक है, लैम्डा एम सन कितना है 4753 इंटू 10 टू पावर माइनस 10। अब देखो बेटा इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, टेम्परेचर सन इज अपॉन टेम्परेचर ऑफ मून इज इक्वल टू 29 पॉइंट अप्रॉक्सली 29.5। यानी हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं टेम्परेचर ऑफ सन बराबर 29.5 टेम्परेचर ऑफ मून। यानी सन, सूर्य, सन का जो टेम्परेचर है वो मून के टेम्परेचर का 29.5 मल्टीप्लाई अधिक होता है। यानी सूर्य का ताप
चंद्रमा के ताप से 29.5 गुना अधिक होता है। ठीक है ना? हाँ, ये कहना चाह रहा है, क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूं, जो आपका सन और मून से इमिट होने वाली मैक्सिमम रेडिएशंस की वेवलेंथ आपको दे रखी है दोनों की। ठीक है ना? ये कौन सी है बेटा? ये मैक्सिमम वेवलेंथ है, लैम्डा एम। ठीक है ना? हाँ, ऐसे तो काफी सारी वेवलेंथ इमिट होंगी, ठीक है ना, लेकिन मैक्सिमम वेवलेंथ आपको दे रखी है दोनों की। ठीक है ना? हाँ, ये दे रखी है, तो हम वीन डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको कलर पता है, यानी आपको स्टार का पता है बेटा, स्टार का टेम्परेचर कैलकुलेट करना है कि स्टार की जो सरफेस है उसका कितना है। ठीक है ना? तो हमें क्या पता उसका? हमें पता है कि वहां से आने वाला जो कलर है, जो रेडिएशंस का कलर है, ठीक है ना, तो हमें पता है, मान लीजिए ग्रीन कलर की रेडिएशन है, ठीक है ना, तो ग्रीन जो है उसकी वेवलेंथ कहां से कहां तक होती है, ठीक है ना, हाँ, उसकी वेवलेंथ हम देख करके उसका टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना? हाँ, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा बेटा। एक तारे से अधिकतम उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्ध्य है देखो बेटा, ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है एक तारे से, आपने नोट साथ के साथ बनाते चलना बेटा, एक तारे से अधिकतम उत्सर्जित विकिरण, अधिकतम उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्ध्य 446 नैनोमीटर है। कितनी है बेटा? 446 नैनोमीटर है। आगे क्या कहना चाह रहा है? आगे कह रहा है कि तारे के पृष्ठ का तापमान, तारे के पृष्ठ का तापमान, टेम्परेचर और कुल उत्सर्जन क्षमता ज्ञात करो। कुल उत्सर्जन क्षमता, कुल उत्सर्जन क्षमता ज्ञात करो। कुल उत्सर्जन क्षमता ज्ञात करो। हाँ बेटा, देखिएगा सॉल्यूशन हम करना चाह रहे हैं। ये क्या कह रहा है? देख लीजिएगा, ये कह रहा है कि एक स्टार है अपना, एक तारा है, ठीक है ना, उससे इमिट होने वाली जो मैक्सिमम इमिशन ऑफ रेडिएशन, मैक्सिमम जो वेवलेंथ की जो रेडिएशन इमिट हो रही है उसकी वेवलेंथ आपको दे रखी है, यानी लैम्डा एम दे रखा है। कितना? 446 नैनोमीटर, यानी इसे मीटर में कन्वर्ट करो तो एक नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁹ मीटर। 446 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है ना बेटा? हाँ, अब क्या कहना चाह रहा है? वो कहना चाह रहा है कि जो स्टार है उसके सरफेस का टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। ठीक है ना? तो देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ, अकॉर्डिंग टू वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, अकॉर्डिंग टू वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है? लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल टू बी। ठीक है बेटा? हाँ, तो टेम्परेचर कैलकुलेट करना है हमें, किसका? स्टार का। तो टेम्परेचर ऑफ स्टार क्या होगा? बी अपॉन लैम्डा एम। बी वीन्स कांस्टेंट वैल्यू पता है, कितनी है? बोलो। 2.898 इंटू 10⁻³ मीटर इंटू कैल्विन। ठीक है बेटा? ओके। अब देखिएगा लैम्डा एम
क्या है? बोलो, स्टार से इमिट होने वाली मैक्सिमम रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ है लैम्डा एम, जिसका वैल्यू दे रखा है, बोलो 446 इंटू 10⁻⁹ मीटर। यानी जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो टेम्परेचर ऑफ स्टार का जो टेम्परेचर आता है वो 2900 केल्विन के अप्रॉक्स आता है। कितना आता है? 2900 केल्विन। आप कैलकुलेट कर लेना। आगे क्या कहना चाह रहा है? टेम्परेचर तो कैलकुलेट कर लिया है, आगे क्या कहना चाह रहा है? टोटल इमिशन पावर। तो टोटल इमिशन पावर बताओ बेटा, मैं निकलवा चुका हूं। टोटल इमिशन पावर क्या होती है? यानी स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता। तो कितनी होगी? ई लैम्डा इज इक्वल टू सिग्मा T4। स्टीफन का नियम है ये, स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ। तो देखो बेटा, टेम्परेचर ऑफ स्टार ये हमें पता चल गया है, तो ई लैम्डा क्या होगा? सिग्मा। सिग्मा का वैल्यू बताओ कितना होता है? स्टीफन कांस्टेंट है 5.67 इंटू 10⁻⁸ इंटू टेम्परेचर ऑफ स्टार कितना है? 2900 की पावर 4। ठीक है बेटा, वैल्यू कैलकुलेट कर लेना और यही आपकी ई लैम्डा का वैल्यू है। ठीक है ना? हाँ, देखो बेटा, अब हम बात करने जा रहे हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे रेले-जीन्स लॉ के बारे में। किसके बारे में बेटा? रेले-जीन्स लॉ के बारे में। तो थोड़ा बेटा रटने की कोशिश मत कीजिए, जो भी प्रॉब्लम्स है सामने रखिए। ठीक है ना? क्योंकि आपके लिए ही बने हैं, आपके लिए ही जीते हैं, आपके लिए ही सब कुछ है, बस ये समझिए। ठीक है बेटा? हाँ।